बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का पार्ट 2। मैंने एक पार्ट 1 बना रखा है इसका, उसमें मैंने बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, बेसिक चीजें बताई है रिलेटेड टू ये टॉपिक। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको इजीली समझ आएगा ये वाली चीजें। ठीक है, और ये मुश्किल क्वेश्चन है, उनसे थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा उनसे टिपिकल है, जो समझने में आपको ईजी होगा। तो आप पहले वाले पार्ट देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, इसमें सबसे पहले कॉजेज देखेंगे कि क्या क्या है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो मेनली हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होता है। क्या होता है इसमें, जैसे कि अस्थमा हो गया। ठीक है, हमारा अस्थमा में क्या होता है, हमारा जो विंड पाइप होता है उसका कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ओवर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उस वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है उससे सांस नहीं आती है, तो हमारा अस्थमा हो गया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें। एटिलेक्टेसिस हम क्या बोल सकते हैं, डैमेज और या फिर कोलैप्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, और एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमारी जो एल्वियोलाई होती है वो क्या हो जाती है, बॉडी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट ऐसे ही पल्मोनरी एडिमा है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रेन ट्रॉमा, सीओपीडी यहाँ पे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन है, जैसे कि एनेस्थीसिया सेडेटिव। जीपीएस हमारा गुलेन-बेरे सिंड्रोम होता है, उस वजह से क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, सही से काम नहीं करता है। हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशन। अगर नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशन अगर हम किसी को देते हैं या फिर वो पर्सन लेता है तो उसमें क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है, उसको सही से सांस नहीं आती है। ठीक है, और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, किसमें इन्फ्लामेशन किसमें हो जाता है, हमारा ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकाइल जो होता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलाई। ठीक है, ये हमारा था क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेस। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कॉजेस क्या क्या है। फीवर, हाइपरवेंटिलेशन हो गया। हाइपोक्सिया का मैं आपको बता दूं कि कैसे। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको सांस नहीं आती है, तो उस वजह से क्या करता है, ओवर ब्रीदिंग करता है। ओवर ब्रीदिंग की वजह से क्या होगा कि क्या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, उस पर क्या पड़ेगा, हमारा ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उस पर क्या पड़ेगा, हमारा स्टिमुलेट होगा। वो ज़्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगी, हम ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और CO2 की कमी होगी, तो उस वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। तो ये कॉज हो गया। हिस्टेरिया हो गया। हिस्टेरिया ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है कि हम एक ही चीज करते रहते हैं, जैसे कि वो कोई भी पर्सन हंसता रहता है या फिर चीखता रहता है या फिर रोता रहता है, उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में से ज्यादातर अमाउंट की क्या होती है, CO2 रिलीज होती है, तो उस वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओवर वेंटिलेशन बाय द मैकेनिकल वेंटिलेटर्स के बाद द्वारा कि क्या हो जाए, ओवर वेंटिलेशन हो जाए। और पेन में भी यही होता है, क्या रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वहां तक क्या होता है, सिग्नल जाता है, वो ओवर स्टिमुलेट होता है, उस वजह से क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ज्यादा वर्क करता है और हमारे CO2 जो बॉडी में होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, उसके क्या हो जाती है, उस वजह से CO2 क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो क्या है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, कंपेंसेटेड, पार्शियली कंपेंसेटेड और अनकंपेंसेटेड। कंपेंसेटेड में क्या होगा, पीएच, PCO2, SCO3 क्या होंगे, हमारे सारे के सारे नॉर्मल वैल्यूज होंगी। पार्शियल कंपेंसेटेड में हमारा पीएच, PCO2, SCO3 की सबकी एबनॉर्मल वैल्यूज होंगी। अनकंपेंसेटेड में क्या होगा, पीएच की नॉर्मल वैल्यू होगी, PCO2 और SCO3 में से सिर्फ एक की ही नॉर्मल वैल्यू होगी और बाकी दूसरे की क्या होगी, एबनॉर्मल वैल्यू होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है, a nurse reviews ABC results of a client and note pH 7.45, PCO2 30 mm Hg, HCO3 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमारा जो pH है यहाँ पे नॉर्मल है, क्या है वो हमारा 7.45, तो हमारी कितनी होती है, 7.35 से लेकर 7.45 नॉर्मल वैल्यू होती है। PCO2 क्या हमारा एबनॉर्मल है, जो कितनी है यहाँ पे 30 है, नॉर्मल कितना होता है 35 से लेकर 45 mm Hg। HCO3 कितना है हमारे यहाँ पे, नॉर्मल है कितना है 25, और होती कितनी है 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम क्या देखेंगे, PCO2 मैंने रेस्पिरेटरी यहाँ पे इसलिए लिख रखा है, मैंने कल बताया था, कल की क्लास में पार्ट 1 में मैंने बता रखा है, जहाँ पे PCO2 लिखा हुआ आ गया वो चीज किससे रिलेटेड है, हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी वाले से रिलेटेड है। यहाँ पे जो pH हो रहा है हमारा क्या है, यहाँ पे 45 है, तो वो क्या होगा, इंक्रीज में है, तो वो क्या चले जाएगा, हमारा एल्कलोसिस में चले जाएगा। ठीक है, और डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस में।
तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो एल्कलोसिस आ गया। और क्या एक और चीज़ है, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि HCO3 से मैंने कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कंपेयर किस में करेंगे, इन दोनों में करेंगे। और ये क्या होते हैं, आपस में दुश्मन होते हैं। तो क्या होता है, ये अगर डिक्रीज हो रहा है, PCO2 अगर डिक्रीज हो रहा है तो पीएच क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये दो चीज आ गई। अनकम्पेंसेटेड मैंने आपको बताया क्या, पीएच हमारा नॉर्मल है, PCO2 की एबनॉर्मल वैल्यू है और इसकी भी नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे मैंने अनकम्पेंसेटेड का बता रखा है क्राइटेरिया क्या होता है, वो यहाँ पे फिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे अनकम्पेंसेटेड आ गया। तो ये हमारा पहला। और दूसरा देख लेते क्या है, क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अस्थमा अटैक। ठीक है, अस्थमा का अटैक है। अब यहाँ पे हमारे को कॉजेस वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था वो अप्लाई करना है। अस्थमा हमारा किस में आता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अस्थमा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, एसिडोसिस है, सबसे पहले पीएच देखनी है। और सबसे पहले हमारे को क्या देखनी होगी, पीएच देखनी होगी। बार बार कह रहा हूँ कि पीएच देखनी है। एसिडोसिस में क्या होता है, हमारी जो पीएच होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज हुई तो रेस्पिरेशन में हमारी क्या होगा, जो PCO2 होता है उसका एनीमी होता है तो वो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और हमारा क्या होगा, PO2 की वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, जब पेशेंट है जो, ठीक है, उसको सांस नहीं आ रहा, अस्थमा का पेशेंट है, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल ऑब्वियसली बात है कम होगा, पर्सेंट ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है, तो वो हमारा डिक्रीज हो गया। तो सबसे पहले हम कैसे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा एसिडोसिस हो रहा है, सबसे पहले हमारा क्या एसिडोसिस हो रहा है, अस्थमा का अटैक है, तो एसिडोसिस हुआ। एसिडोसिस में क्या होता है, डिक्रीज होगी पीएच। तो डिक्रीज वाले देख लेते हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, तो ये वाले तो कट कर देते हैं, ये वाले तो हमारे कट हो गए, ये तो कोई लेना ही देना नहीं है इनसे। ठीक है, तो पहले हम और चीजें देखेंगे इसमें कि क्या है, हमारे यहाँ पे PaCO2 यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो PaCO2 सेकंड वाले ऑप्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पहले वाला जो ऑप्शन है वो भी हट जाएगा यहाँ से, पहले वाला ऑप्शन भी हट गया, तो हमारा आंसर कौन सा राइट चले जाएगा, सेकंड वाला। तो ये था हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस के।